अब किस चीज़ का है ये आप बताइए। अर्निंग्स, ट्रम्प, टैरिफ, रोज़ बरोज़ उनका एक सेक्टर पे इम्पैक्ट, एक तो ब्रॉडर, दूसरा आज फार्मा को लपेटे में ले लिया। और दिक्कत इस बात की है कि जो भी हमारी ड्राइविंग फोर्स होती है, आज से 3 रोज़ पहले फार्मा थी, वो हमारे डाउनसाइड को जी। रेस्ट्रिक्ट कर रही थी, आज वही हमें ड्रैग कर रही है। क्या लग रहा है सर? आई मीन ये माहौल, जिस प्रकार की अर्निंग्स रही, अभी मार्केट्स फर्दर ड्रिफ्ट करेंगे क्या यहाँ से, नीचे और आएंगे क्या? जी वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून। देखिए, एक महीने पहले मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि जिस तरह के अर्निंग्स आएंगी और मैक्रो एनवायरनमेंट है, मार्केट ऊपर ट्रेंड करेगा, पर वो बिल्कुल भी वैसा हुआ नहीं। और अभी जो मार्केट में प्रेशर है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि काफ 4-5 चीजें एक साथ जुड़कर मार्केट में प्रेशर डाल रही है। सबसे बड़ा एक जो मुझे आश्चर्य है, और थोड़े मार्केट जो फंड मैनेजर्स है उनको भी एक हमको थोड़ी हैरानी ये इस बात की है वीरेंद्र, की जो मार्च अप्रैल में सरकार की तरफ से काफी बेनिफिट्स दिए गए थे। आरबीआई ने रेट काटा, बजट में टैक्स रेट काटा। सबका एक्सपेक्टेशन ये था कि एक कंजम्पशन, इससे ग्रोथ आएगी कंजम्पशन में, और वो हमको दिखेगी रिजल्ट्स में, एफएमसीजी के रिजल्ट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के रिजल्ट्स में, ऑटो के रिजल्ट्स में, रियल एस्टेट के रिजल्ट्स में। पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आप एनालाइज करें कि एकदम ऐसा हुआ कि जो भी सरकार ने सॉप्स दिए, उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं आया अभी तक अर्निंग्स का। अब एक तरह से ये सोचा जा सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लैग के बाद आए, तो जो करंट क्वार्टर है जिसमें अभी हम हैं उसमें उसका बेनिफिट दिखे, तो अगले नंबर्स जो आएंगे वो बेटर आएंगे। पर दूसरी तरफ जो टैरिफ का रोज बरोज का नया एक कहानी है, कभी होने वाला है एफटीए साइन, कभी नहीं होने वाला है, कभी रेट किस रेट पे लगेगा, किस सेक्टर को लगेगा। आई थिंक ये भी एक मार्केट को कैप कर रहा है। और तीसरी बात वीरेंद्र ये है कि एफपीआईज की सेलिंग इंसिस्टेंट है, और जो डीआईआईज हैं, आप देखें नंबर से, उन्होंने काफी कुछ अपना कैश यूज कर लिया है। जो एक महीने पहले तक एक कैश होल्डिंग जो डीआईआईज की काफी होती थी, वो अब मटेरियल लेवल पे कम हुई है। तो अब ये कहाँ तक सपोर्ट कर पाएंगे एफपीआईज की सेलिंग के सामने। और ग्लोबल मार्केट्स भी अंडर प्रेशर है। डॉलर वापस स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर की 30 साल की यील्ड अभी भी 5% के आसपास बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि अगले महीने 1.5 महीने मार्केट पे प्रेशर रहेगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे समझौता कर लेना चाहिए, रादर देन एक्सपेक्टिंग अ वी शेप रिकवरी इन द मार्केट। ओके अभय जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। समझौता तो करना ही पड़ेगा, और आपने कारण भी बताए। अर्निंग्स डिसअपॉइंट कर रही है, फाइज की ओर से बिकवाली हावी, टैरिफ टेंट्रम का डर सता रहा है मार्केट को, तो सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। चौतरफा तो बिकवाली है, थोड़ा एफएमसीजी पैक को छोड़ दे तो अब 1-1.5 महीने तक ये गिरावट रह सकती है, आप ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा स्पेस जहां पर आपको लगता है मौका बन सकता है आने वाले, क्योंकि आपने भी उम्मीद जताई कि शायद सेकंड क्वार्टर से हो सकता है कि सुधार देखने को मिले, तो ऐसे मूड माहौल में क्या हम इसे अपॉर्चुनिटी समझें, और कोई ऐसा स्पेस जो आपको पसंद आ रहा हो जहाँ पे हाथ लगाया जा सकता है, तो वो कौन सा होगा? ये देखिए, 3 स्पेस ऐसे हैं श्रेया, गुड आफ्टरनून, जो कि मुझे लगता है कि काफी जिनको जो ना काफी इंसुलेटेड हैं, जिनके नंबर्स भी अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव है, और जो टैरिफ का जो प्रेशर है वो एक्चुअली इनके फेवर में काम करेगा। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है जो ईएमएस का सेक्टर है, जिसमें आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग है। अगेन ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये सारे कंपनीज हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो केन्स है, सिरमा एसजीएस है, एम्बर है, डिक्सन है, ये सारी कंपनीज हैं। इनका एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा ग्रोथ करने में, क्योंकि ये डोमेस्टिक इकोनॉमी को, डोमेस्टिक मार्केट को ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो ये ईएमएस का बड़ा स्पेस है। दूसरा जो एक इमर्जिंग स्पेस है मैं देख रहा हूँ, ई कॉमर्स का है, जिसमें इंटरनेट बेस्ड जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो इंश्योरेंस में हो, चाहे वो कार ट्रेडिंग में हो, या फिर डिलीवरी में हो, मुझे लगता है कि उनके ने काफी अपना यूनिट इकोनॉमिक्स जो है, जो नेगेटिव होता था, वो सॉर्ट आउट कर लिया है, लीडरशिप पोजीशन बना ली है, और एक विनर टेक ऑल इंडस्ट्री में अब वो एक विनर है।
तो अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है कि ये सारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं 5-6 जिन्होंने आईपीओ के बाद काफी समय तक काफी डिसअपॉइंट किया था, अब ये फाइनली अपने ग्रूव में आ रही हैं और ग्रोथ मोड में आ रही हैं। तो ये जो ई कॉमर्स और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि इस पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। और तीसरा स्पेस, श्रेया, मैं कहूँगा कि जो बैंक्स हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डोमेस्टिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और इस क्वार्टर में भी हमने देखा कि एक बॉटम बन रहा है क्रेडिट साइकिल का, जो पिछले 18 महीने पहले शुरू हुआ था। और मुझे लगता है कि उसमें एक बॉटम बनने की काफी चांसेस दिख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स जो बैंक्स और छोटे बैंक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी की जो रिजल्ट्स हैं उससे बहुत बेटर होंगे। तो आई थिंक ये 3 स्पेस हैं जिसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इस करेक्शन में। बट अभय जी, ये एचयूएल के नंबर्स, डाबर के नंबर्स, और ये सिलसिला सिर्फ नंबर्स तक ही था। ये कन्विक्शन अपडेट्स जब शुरू हुए थे तब भी विजिबल था। अगर आपको की टेक अवेज और पॉजिटिव है ना, जो अगर ढूंढने हो तो वो क्या है? एफएमसीजी आप सबसे ऊपर रखेंगे या फिर कुछ और? आई थिंक एफएमसीजी है अच्छा स्पेस है, पर मुझे लगता है कि उसको अगर आप डोमेस्टिक कंजम्पशन को खेलना चाहते हैं तो मुझे लगता है जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो बेटर प्रॉक्सी हैं कंपेयर टू एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स अपना प्रोडक्ट, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, अपना मार्केटिंग देखते हैं। ई कॉमर्स प्लेयर्स को ये कोई भी चैलेंज नहीं है, वो मल्टी प्रोडक्ट है, मल्टी चैनल्स हैं, मल्टी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो अगर किसी को एफएमसीजी का थीसिस प्ले करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कहूँगा कि बहुत महंगी एफएमसीजी कंपनीज को छोड़कर आपको अपना ध्यान ई कॉमर्स कंपनीज में लगाना चाहिए जहां पे ग्रोथ ज्यादा विजिबल है इस समय। ओके, अभय जी, रेड फ्लैग्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं? जिस तरीके से मूड माहौल बन रहा है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है, ये जिस तरीके से ट्रम्प का टैरिफ डर सता रहा है, तो यूएस एक्सपोजर्स वाले सेक्टर से अभी फिलहाल दूरी बना के रहनी चाहिए, वो रेड फ्लैग्स हैं। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाए निवेशक? देखिए, मेरा फेवरेट रेड फ्लैग सेक्टर है काफी समय से, वो है आईटी इंडस्ट्री। और आईटी सर्विसेज मुझे लगता है कि अभी भी बहुत बड़े चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर से गुजरेगा। कुछ उनकी दिक्कतें हैं, वो है स्लो डाउन इन ग्लोबल मार्केट्स की, और काफ़ी दिक्कतें उनकी खुद की बनाई हुई हैं कि वो इनोवेट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है आईटी सर्विसेज, लार्ज कैप, मिड कैप चैलेंज रहेगा। वैल्यूएशंस अभी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ग्रोथ बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो आईटी सेक्टर से मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों को संभल के रहना चाहिए। दूसरा स्पेस जो है, जो मुझे लगा कि लो मार्जिन इंडस्ट्री है पर वो थोड़ी चल गई थी, जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की। पर ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लार्जली कमोडिटी ड्रिवन है, और हमारे जो प्लेयर्स हैं इसमें कोई ब्रांडेड अपैरल मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, ये सब अनब्रांडेड कमोडिटाइज लार्जली प्रोडक्ट्स बेचते हैं यूएस की चेन्स को। तो इनके ऊपर भी कमोडिटी प्रेशर, कॉटन प्राइस प्रेशर, यान के प्राइस का प्रेशर हमेशा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री से भी इन्वेस्टर्स को, टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरर टू सर्विस यूएस कस्टमर्स, ये दो इंडस्ट्रीज हैं जिससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मीनवाइल 21 अप्रैल के बाद पहली बार निफ्टी इज बिलो 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। 10 आपका एवरेज टूटा था पहली बार, तारीख थी 10 जुलाई को। उसके बाद 20 टूटा 14 जुलाई को। उसके बाद 50 टूटा आपका पहली बार क्लोजिंग बेसिस पे, मेरे ख्याल से 25-26 जुलाई के आसपास। और आज हमने फाइनली तोड़ दिया 572 शेयर में, बात कर रहे थे 2 बजे के आसपास। जिस प्रकार के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन थे, जिस प्रकार के पुट राइटर्स में कन्विक्शन ना होना, और वो निफ्टी आईटी, और आप लेके आइए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, क्लोजिंग की, निफ्टी आईटी वाज डाउन अबाउट आई थिंक 1.32%। अब ये 1.80। शायद जो हम बात कर रहे थे ना कि फियर है इसके कोलैप्स का, आईटी 37,700 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, वही प्ले आउट होता हुआ लार्ज कैप आईटी। शायद मैं एक बात बताऊं, मैं खुद मिड सेशन में आज आईटी की और मोर स्पेशली लार्ज कैप आईटी की शॉर्टिंग देखकर ऑन द वेरी फर्स्ट डे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा यार, इतना ओवरसोल्ड इंडेक्स, इतने ओवरसोल्ड स्टॉक्स, और
इतने ओवरसोल्ड होने के बाद फिर शॉर्टिंग। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, क्रमबद्ध तरीके से निफ्टी में इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा सबके ओआई रखिएगा। और जैसे मैं फिर कह रहा हूं, कल भी ये बात पे कह रहा था कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 100 डेमा, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। जितने भी पुल बैक रिवर्सल्स यहां से आप खेल रहे हैं, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे। लुक एट इन्फोसिस, पहला दिन है आज सीरीज का, 40 लाख शेयर एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड पे। बेचने वाले के पास कन्विक्शन है, कोई फियर नहीं है। लुक एट टीसीएस, 1.5% तो फिर भी कम है, 3.5 लाख, क्योंकि ये पहले ही टूट चुका है काफी। फिर लेके आइए आप उसके बाद टेक महिंद्रा, 5.5 लाख, 3%। लेकिन सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है आईटी में, इन्फोसिस में। लुक एट विप्रो, 5% बिल्डअप, 51 लाख। दैट्स कॉल्ड हैमरिंग। ये कहते हैं क्रैक, बुरी तरीके से पीटना। ये अभय जी क्या कहते हैं आप? ये रुकने ये वाला नहीं है यहाँ पे, IT मुझे नहीं लगता। ये है ना? आप जो आज का चार्ट देख रहे हैं, जो आप इसको हम्म पिछले 18 महीने के चार्ट के ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए। जो पिछले 18 महीने का चार्ट है आज का चार्ट है, वो शायद आपको एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि ये लंबी अवधि से स्लाइड हो रहा है। और क्या है, जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होता है कि कैश काउज हैं, शेयर होल्डर फ्रेंडली कंपनीज हैं, बाई बैक करती रहेंगे, कैशबैक देती रहेंगी। पर अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आप जो कैश दे रहे हैं, वो आप अपना ऑक्सीजन वापस दे रहे हैं, जो आपको इनोवेशन में लगाना चाहिए था। तो आप शॉर्ट टर्म में तो रिवॉर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, पर लॉन्ग टर्म में आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जा रही है। और मैं 1.5 साल से मैं यही बात कह रहा हूँ, आपके शो में भी कह चुका हूँ। पिछले फ्राइडे को आवाज अड्डा में भी लक्ष्मण जी के साथ यही चर्चा हुई थी, जहां पे मैंने कहा था कि ये एक बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए, ये निफ्टी आईटी पे इतना ज्यादा वेटेज निफ्टी का होना, क्योंकि ये कंपनीज ग्रोथ कंपनीज नहीं है अब। तो मुझे नहीं लगता कि आज के शार्प करेक्शन के बावजूद भी कोई इसमें रिकवरी आएगी इमीडिएट। और याद रखिएगा, हम 21 अप्रैल के बाद पहली बार 100 डे नीचे ट्रेड करते हुए, और जो बात हम कह रहे थे सुबह, ये रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है ना एक, कि ठीक है जनाब, इस यहाँ तक पुल बैक अटेम्प्ट करेंगे, वो टूटा तो जाएंगे हम शॉर्ट, और वही हुआ स्टॉप। देखिए, बात करते करते श्रेया 50 पॉइंट स्क्रीन पे 100 डेमा के ब्रीच होते ही गायब हो गए। तो श्रेया मैं बताऊं, ऑफिशियली अगर ये क्लोजल यहीं पे आता है तो आपकी जो ट्रेजेक्ट्री खुल जाएगी, वो है, आप समझ लीजिएगा कि 24,250। अब आप पूछेंगे वो क्या, तो वो है 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि हमने लास्ट टाइम विजिट किया था 17 अप्रैल को। श्रेया, तो चीजें खराब सुबह हो आप रही चर्चा हैं। भी पर कर रहे थे IT, इसकी। हाँ, इनफैक्ट शो के ओपनिंग में आपने कहा भी था कि टिप ऑफ आइसबर्ग लग रहा है नीचे, और गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है, वही होता हुआ दिखा। बहुत शुक्रिया अभय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया।